नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है महाराष्ट्र में ईवीएम के घोटाले का, यानी कि ईवीएम घोटाला नहीं कह सकते, ईवीएम के मुद्दे का। अ, सरकार नई बन चुकी है, सरकार का गठन भी हो गया है, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन विपक्ष जो है अभी तक अपने आप को हार मानने के तैयार नहीं है। वो बार बार कह रही है कि ईवीएम की वजह से जो है महायुति सरकार आज सत्ता में है। उत्तम जानकर जो एनसीपी के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर सही चुनाव होता, अगर ईवीएम का इधर उधर का खेल नहीं होता, तो महायुति सरकार जो है, महायुति का जो आंकड़ा है 107 के ऊपर नहीं जाता और बीजेपी उसमें 80 के अंदर ही रह जाती। तो क्या है पूरा खेल, क्यों ईवीएम कर रहे हैं आघाड़ी के लोग, इसी पर हम चर्चा करते हैं। आखिर में उत्तम जानकर कहना क्या चाहते हैं, क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आखिर में भ्रम में रखना क्यों चाहते हैं, क्या लोग जो है इससे मान जाएंगे और फिर से चुनाव करवा देंगे? सवाल कई हैं, हम इसी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है एडवोकेट विवेक जोशी जी, और हम इसी से जानना चाहेंगे कि ईवीएम का जो खेल है आखिर में क्यों विपक्ष हजम नहीं कर पा रही है। जबकि लोकसभा चुनाव में जो है जब उनकी तरफ जब सब गणित उनकी तरफ गया तो कोई चू तक नहीं बोला, तब ईवीएम सही था। आज विधानसभा चुनाव में रिजल्ट अलग आए तो उनको ईवीएम पड़ी हुई है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद सर। आपने काफ़ी स्टडी किया इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे जो ये बार बार महाअघाड़ी के लोग जो है कोई ना कोई उठ के आके ईवीएम के ऊपर कोई कोर्ट में जाना चाहता है, कोर्ट में गए भी कई लोग, लेकिन वहाँ भी सफलता तो नहीं मिली। तो क्या ईवीएम करके अब लोगों को भ्रमित करके फिर से चुनाव कराना चाहते हैं? सर, ईवीएम करके भ्रमित तो कोई होने वाला है नहीं। अब लोगों को तो इस बारे में पूरी जानकारी है कि ईवीएम क्या है और क्या नहीं है। अभी इनका समस्या ये है कि जहां तक मेरी जानकारी है भाई, जो अभी ये श्रीमान है वो श्री उत्तम जानकर साहब, इनको ज्यादा कोई जानता नहीं था जी। तो एक पत्थर उठा के मार दिया कि जी 107 विधायक ही आए, उसमें भाजपा के 77 थे, 18 शिंदे साहब के होने चाहिए थे और 12 पवार साहब के होने चाहिए थे। तो आज अजीत दादा को कहा कि 20,000 वोट से तो वही हार जाते। हाँ, तो सर आज क्या है, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और हर आदमी को चाहिए कि मेरी पब्लिसिटी हो जी। तो अब उन्हें उनकी पार्टी में नंबर बनाने थे कि भाई चलो मुझे कुछ दो, कुछ बड़ा पद तो भाई चलो ये, और कुछ नहीं है तो ईवीएम बोल दो। जबकि उनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने खुद मान लिया कि भाई ईवीएम नाम का कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। तो फिर अब क्यों बोल रहे हो? ये ईवीएम जो है सेलेक्टिवली खराब हो जाता है और सेलेक्टिवली ठीक हो जाता है। हमारी तो समझ से बाहर है सर ये चीज। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जहां पे तुम हार जाते हो वहां ईवीएम खराब हो जाता है, जहां जीत जाते हो वहां पे क्या तुम्हारा ईवीएम ठीक रहता है। तो इसके बारे में कभी कुछ खुलासा भी करेंगे, लेकिन ऐसी तो कोई बात बोलते नहीं। अब जहां तक है सर ईवीएम की बात, ईवीएम जो है हिंदुस्तान में 1977 से 1977 से लाने की कोशिश करी जा रही थी। भाई इसको लाने वाली तो इंदिरा गांधी थी, वही तो गई थी सबसे पहले देखने के लिए, और उस समय तो जानकर साहब का पॉलिटिकल जन्म भी नहीं हुआ होगा। जी बिल्कुल। तो आज आप ऐसी बात कर रहे हो। उसके बाद जी 1982 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने केरला में ईवीएम का इस्तेमाल करने की परमिशन दी, क्योंकि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें जो है चुनाव कैसे कराए जाए वो लिखा नहीं था। फिर 1989 में कांग्रेस की सरकार ने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट करा। भाई तब तो था नहीं ना। उसके बाद से आपने बोला कि भाई ठीक है अब ईवीएम होगा। 2000 से जो है ईवीएम पे ही इलेक्शन चल रहा है। बिल्कुल। तो तब किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे आप 2000 से 2014 में? और कांग्रेस जो पार्टी है अपने इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव अगर हारी जी तो 2014 का हारी। राजीव गांधी जी की जीत के बाद बम्पर हार जिसे मैं कहूंगा, 50 से भी कम 44 सीटें थी। वो कब हारी हो? 2014 में हारी। तो 2014 में तो तुम सरकार में थे भाई जी। तब तुमने ईवीएम में छेड़छाड़ क्यों नहीं कर ली? तुम्हारे एलिगेशन लगाने के बाद वीवीपैट सिस्टम भी आ गया जी। वीवीपैट सिस्टम पे भी अब तुम्हें भरोसा नहीं है। अब कह रहा है कि हाथ में लेके पर्ची डालना चाहिए। भाई ठीक है सर, हाथ में लेके पर्ची डालना चाहिए। आप तो देश को उल्टा चलाओ ताकि वो मतलब प्रिमिटिव एज में चली जाए। अब आपको माचिस की भी जरूरत क्या है, पत्थर मार के आग लगती है, लगाओ। तो आदि मानव ऐसे ही लगाता था, हमारे पूर्वज ऐसे ही लगाते थे, तो यही बात करेंगे। अभी आप बताइए, लोकसभा चुनाव का सिर्फ सरकार का खर्चा बता रहा हूं मैं, 3400 करोड़ रुपए का खर्चा है।
खाली लोकसभा का चुनाव कराने में। कागज पे जो लीगल है। नहीं लीगल जो है, बाकी नेताओं ने जितना खर्चा किया, ये पोस्टर लगे, बैनर लगे, भाषणबाजी, वो हजारों करोड़ों में, वो अलग है जी। तो अगर ये 3,400 करोड़ में है, अगर आप समझिए कि ये बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, तो सर जितना हमारे मोहल्ले में पॉपुलेशन है उतना तो अमेरिका के काउंटी की पॉपुलेशन है जी। तो आप कितने बैलेट पेपर लगाओगे? और ये बार बार कहते हैं जी बैलेट पेपर बहुत बढ़िया चीज है, तो सर बैलेट पेपर में क्या कभी चुनाव रिग नहीं किए गए? नहीं हुई। आज मुझे बताइए, कलकत्ता में आप एलिगेशन नहीं लगाते कि ईवीएम मतलब खराब हो गया, ईवीएम में छेड़छाड़ कर ली, वहां जीत जाए भाजपा अगर ईवीएम छेड़छाड़ करके जीतती होगी तो वहां। लेकिन वहां पे क्या है, वहां तो आप वोटरों को वहां नहीं पहुंचने देते जी। यही तो चीज है। अब पंजाब में आप पार्टी जीत गई तो वहां क्या मतलब भगवंत मान जी ने ईवीएम खराब किया था कि भाई मुझे जिता दो, वहां ईवीएम ठीक है। और जितनी सीटें तुम जीत के आए हो जी, वो तुम ईवीएम को खराब करके जीते थे या तुम्हारे लिए ईवीएम ठीक काम कर रहा था? सर आप एक टेस्ट समझो जी। ये तो मेरे ख्याल से शरद पवार जी की एनसीपी वाली पार्टी के नेताजी हैं, ये उत्तम जानकर जी। अब ये कोई डायरेक्टली तो कहता नहीं कि मनोज जरंगे जी जो हैं उनको उठाने वाले आदरणीय श्री शरद पवार जी हैं, कोई डायरेक्टली नहीं कहता, लेकिन जितने लोग भी पॉलिटिकल सर्कल में हैं वो जानते हैं कि भाई उन्होंने जो मराठाओं का आंदोलन किया वो मतलब किसी ना किसी की तो बैकिंग थी जी। चलो अच्छी बात है, जिसकी बैकिंग थी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक नया नेता उभार के दिया। आपके कहने पे एक आदमी इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा लेके खड़ा हो गया, तो आज आपके कहने पे आपके सिवा 4 आदमी नहीं है जो ये कहें कि भाई ईवीएम खराब है। मैं तो वोट एनसीपी को दे के आया था, मेरा वोट जो है भाजपा को पड़ गया, ये कैसे हुआ? भाई एक आदमी कह रहा है कि ईवीएम खराब है जी, तो जो वोटर है वो भी तो कहना चाहिए। वोटर की तरफ से तो वोटर तो कोई नहीं कह रहा। अगर मान लो कि जिस गांव की वो बात कर रहे हैं या जिस शहर की वो बात कर रहे हैं, जिस जगह की वो बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में 4 आदमी क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम खराब था? भाई जो वोट डाल के आया वो भी तो कहे कि मेरी वोट भाई मैंने घड़ी पे दबाई थी वो कमल पे चली गई, या वो कहे कि मैंने क्या कहते हैं तुतारी पे लगाई थी और वो धनुष बाण पे चली गई। ये तो कोई कह नहीं रहा। पब्लिक क्यों सड़क पे नहीं उतर रही? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक मुद्दा ही है, पब्लिक मुद्दा है। आप जो ये लोग हैं ये मान के तैयार नहीं है कि हम हार गए हैं। हार पचाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, हार स्वीकारने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। इन लोगों में वो कुव्वत नहीं है कि भाई हम हार गए हैं। हम कैसे मान ले कि हम हार गए हैं? आज तक हम जीतते आए, हम अभी लोकसभा में जीते। अरे भाई लोकसभा में जब जीते तो तुमने उस समय पे जनता को भ्रमित कर दिया था ये बोल के कि मोदी जी आएंगे तो 400 पार आने के बाद मोदी जी संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे, संविधान ही बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब जब लोगों ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया कि यार तुमने झूठ बोला तो उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया, तो भाई मान तो लो कि तुम हार गए हो। ईवीएम क्या करेगा? सर ईवीएम का जो एलिगेशन ये लोग लगाते हैं वो तो बिल्कुल बेबुनियाद और वाहियात चीज है। ये जितने भी आंदोलन कर लें, जितने भी झूठे एलिगेशन लगा लें, हिंदुस्तान अब कभी भी बैलेट सिस्टम पे जाने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान बैलेट सिस्टम को देख चुका है जी। आज की डेट में साहब बैलेट सिस्टम को दोबारा से वापस लाने का मतलब है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन जो है 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड हो जाए, और इतने परसेंट हो भी नहीं पाएगा सर। कैसे गिनेगा? कौन गिनेगा? सारा क्या गारंटी बैलेट पेपर सही हो? नहीं चलो बैलेट पेपर धांधली हुए हैं पहले सर। बैलेट पेपर फिल्म में देख लो, डब्बे के डब्बे जो है वो अलग से लाके रख देते हैं सर। बैलेट पेपर तो चलो किसी ने छपाया वो सही छप गया। अब मुझे बताओ कि इसकी क्या गारंटी कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी? पहले तो बूथ कैप्चरिंग भी होती थी जी, और किनके गुंडे खड़े होते थे। बिल्कुल। आज आप जो कह रहे हो, आज आप भाई आप ईवीएम को कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं भाई आप लोग जो फ्री की रेवड़ियां बांटते रहते हो ये कब बंद करोगे? तो आपको ईवीएम को खराब कहने का कोई अधिकार नहीं है। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये सिर्फ वाहियात बात है। आज मुझे फेमस होना है तो अभी मैं आपके चैनल पे खड़ा हो कह दूं जी ईवीएम बिल्कुल बेकार है। देखो कल से जय विवेक जोशी के उद्घोष के नारे चलने लगेंगे। अभी मैं कह रहा हूं ना कि ईवीएम ठीक है, तो ये जब कमेंट लिखेंगे तो आप इन्हें कमेंट पढ़िएगा, गाली लिखेंगे मेरे को,
अरे भाई मैं तुम्हारी बात जबरदस्ती मान लूं कि ईवीएम खराब है, मेरे लिए तो ईवीएम ठीक है, वैसे ही जनता के लिए ठीक है, नहीं तो सड़क पे होती जनता। बिल्कुल। अब जनता आपको ये कह रही है अपना मुंह बंद करो और चुप हो जाओ। ईवीएम बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर। तो विवेक जोशी जी का साफ साफ कहना है कि क्या आखिर में ईवीएम के पीछे आखिर में क्यों महाअघाड़ी पड़ी हुई है, क्यों हार जो है हजम नहीं कर पा रही है। उत्तम जानकर की बात करें तो उत्तम जानकर जो है अब जो है कोर्ट में भी जाएंगे और वहाँ से भी मुंह खा के आएंगे वापस। उसके बाद क्या करेंगे, क्या अगले मतलब फिर से चुनाव कराने की कोशिश करेंगे? नहीं, सरकार तो बन गई है, सरकार अच्छे से काम कर रही है। हाँ, ये योजनाएं जो आई, जो चुनाव के वक्त में लाडली बहना योजना, टोल नाके के मुद्दे थे और भी सब योजनाएं थी, उस योजनाओं को जो है जो सिटिंग जो सरकार थी उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया, उसको ऐड किया और लोगों को समझ में आया कि पैसे आ रहे हैं खाते में, महिलाओं ने वोट दिया। ये कभी नहीं कर रहे विपक्ष। आखिर में विपक्ष ये क्यों मानने तैयार नहीं? विपक्ष क्यों नहीं कर रहे हैं कि सरकार अच्छी चल रही है इसलिए जीत के आई? कैसे कहेंगे? उनके लिए तो बस हथियार मिल गया है, ईवीएम का दोष दे दो, अपने आप को बचा लो। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।